हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ चुका हूँ और मैं आप लोगों के लिए आए दिन रात मेहनत किए जा रहा हूँ। कोई भी जानकारी यहाँ पर बहुत ही सटीक देने की। मेरी कभी कोशिश ये नहीं होती कि नोटिफिकेशन आते ही तुरंत भागना है और जाकर वीडियो बनानी है और जैसे-तैसे कोई भी जानकारी दे देनी है। मैं वक्त लेता हूँ चीज़ों को लेकर, लेकिन उसके बाद जो जानकारी लेकर आता हूँ बहुत ही सटीक लाता हूँ, ताकि मेरी वीडियो देखने के बाद में बच्चे के मन में कहीं पर कोई भी डाउट ना रहे। हमारी पूरी टीम इसके लिए काम करती है कि एक जानकारी को बहुत ही मेहनत तरीके से जुटाती है और हर तरीके से कोशिश करती है कि कैसे आसान भाषा में आप लोगों के लिए जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बता पाए। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर के बारे में। अभी हमारा एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन आया और भारत में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में पता तक नहीं है। आज मैं आपको उस सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कंपटीशन जो है वो हम बात करें तो बहुत कम है और अगर सही तरीके से मेहनत करें तो आप सेंट्रल में दरोगा बन सकते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं। दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है जो केंद्र सरकार के अधीन में आती है, जो किसी राज्य सरकार के अधीन में नहीं होती और इसके कई सारे फायदे होते हैं। आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली पुलिस के साथ में कई जगह पर कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। एसएससीजीएल में 20 से 25 लाख लोग अप्लाई करते हैं और वहां पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा होता है और हर वर्ग के बच्चे बैठते हैं। लेकिन सीपीओ एक ऐसा पेपर है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत बड़ा टैलेंटेड पर्सन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और अगर आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तो बड़े आसानी से, बड़े प्यार से जो है आप दिल्ली पुलिस में दरोगा बन सकते हैं। ये शब्द मेरे लड़के और लड़कियों दोनों के लिए था। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या इंक्लूड किया है। हमने पूरी वैकेंसी के बारे में आपको बताना है और इस तरीके से करके ये सभी सेक्शंस के बारे में जो है मैं बहुत ही डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर तरीके से क्या वैकेंसी है, कब आया था, फॉर्म भरने की डेट क्या है, डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, सैलरी कितनी होती है, इस बार पोस्ट कितना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किन किन सोर्सेस को फॉलो करना है। तो ये बहुत ही डिटेल में एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने। मुझे नहीं लगता कि मेरी इस वीडियो के बाद में कभी किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट होगा और लास्ट में वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो शायद गलत है और उसके लिए आप सभी को आवाज़ भी उठानी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बताएं तो इस बार सीपीओ के इतिहास में दूसरी बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है और वो है 4187। लेकिन इसको देख के खुश नहीं होना है। इसके पहले 4000 की वैकेंसी आई थी आपको दो एक साल पहले और यहाँ पर अभी जो है ये वैकेंसी उसके बाद में इतनी बड़ी संख्या में आई है। लेकिन खुश क्यों नहीं होना है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर में सबसे पहले हम बात करें तो नंबर 1 पर हमने वैकेंसी के बारे में बताया है। उसके बाद में महत्वपूर्ण तिथियां हो गई, इंपॉर्टेंट डेट हो गए। तीसरा हम यहाँ पर पोस्ट डिटेल के बारे में बताएंगे। चौथा एज लिमिट। पांचवा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। छठा यहाँ सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। सातवां पैटर्न और सिलेबस क्या है। आठवां पीएसटी और पीईटी हमारा और डीएमई हो गया। नाइन्थ अगर हम बात करें तो पहले कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है यार हम तैयारी करेंगे तो कितने नंबर लेकर आएंगे कि हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। 10वीं अगर हम बात करें तो सैलरी और इसके पर्क क्या है। 11वीं ये जॉब प्रोफाइल कैसा है, क्या ये पावरफुल है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं है, रिस्की है कि नहीं है, प्रमोशन होकर कहाँ तक हम जा सकते हैं और ये सारी बातें। और लास्ट में मेरी वो रामबाण स्ट्रेटजी जिसके माध्यम से आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। तो जैसा मैंने आपसे कहा था 2019 में वैकेंसी 2700 के करीब में आई थी, 20 में वैकेंसी 1500 में आई थी, 22 में 4300 वैकेंसी आई थी और मैंने कहा कि 2 साल पहले इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई थी और अब जाकर दोबारा से ये वैकेंसी इतनी बड़ी संख्या में आई है। लेकिन ये वैकेंसी हमारे किसी काम की, ये तो बोलूंगा कि किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, काम की तो है। लेकिन इस बार सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की वैकेंसी काफी कम है। जब ये 4300 वैकेंसी आई थी ना तो दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की। लेकिन अभी हाल फिलहाल में दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी ज्यादा है लेकिन दिल्ली पुलिस में कम है। लोगों की जो रुझान होती है, जो क्रेज होते हैं वो दिल्ली पुलिस को लेकर काफी ज्यादा होता है। बाकी डिपार्टमेंट को वो काफी कम प्रीफर करते हैं। हर किसी को दिल्ली पुलिस में दरोगा बनना है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, पावर है। ठीक है। इस वजह से तो मैं आपको अभी इस बार भी बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी है, क्या है, सारी बातें।
सबसे पहले अगर आप इसके बारे में और भी बातें जानें, तो जो अभी फॉर्म निकला है सीपीओ का, वो आपका है 4 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2024 तक आप भर सकते हैं। फॉर्म में कहीं पर भी कोई भी गलती होती है तो आपको 2 दिन दिया जाता है, 30 और 31 मार्च, और इन 2 दिनों के अंदर में आप अपने फॉर्म की जो है करेक्शंस कर सकते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर 2 बार करेक्शन आपका अलाउड है। एक बार अगर मान लीजिए करेक्शन किया, फिर लगा रहे यार कुछ छूट गया है, तो आप दोबारा से भी यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो करेक्शन वाला काम है, ये आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको अपने वेबसाइट के माध्यम से ही अपने फॉर्म को करेक्ट करने का मौका मिलेगा, और मात्र इन 2 दिनों के अंदर में। पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर काफ़ी जल्दी हो रहा है, और हालांकि जल्दी नहीं बोलेंगे, जो एसएससी ने कैलेंडर अपना दिया था उसी के आधार पर पेपर हो रहा है। उन्होंने मई का वादा किया था, और पेपर आपका 3 दिन होगा 9 मई, 10 मई और 13 मई। 9 मई, 10 मई और 13 मई को नोटिफिकेशन आने में थोड़ा देरी हो गया, लेकिन पेपर कंडक्ट कराने में कोई देरी नहीं होगी, जो वक्त दिया गया है उसी पर होगा। पेपर 2 की भी बात करें तो वो एज पर शेड्यूल है जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है, लेकिन डेट नहीं बताया कि किस डेट में होगा, लेकिन महीना आपका वही रहेगा। अगर हम बात करें पोस्ट को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की चर्चा है कि यार काफ़ी से ऐसे व्यूज़ होंगे जो हमारे ये वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने इसके पहले सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की होगी। हो सकता है कोई बीटेक में होगा और उसके मन में इच्छा होगी कि क्या हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो सीपीओ का पेपर है, इसमें 2 तरह के सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। एक दिल्ली पुलिस में एसआई आप लगते हैं, और दूसरा यहाँ पर सीएपीएफ में लगते हैं। सीएपीएफ में कुल मिलाकर ये 5 अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे ही करके यहाँ पर सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस करके, और एसएसबी हो गया आपका। इन सभी में आप सीधा-सीधा सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आपकी बहाली। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कहने को तो वैकेंसी हमारे पास में 4000 से ऊपर की है, लेकिन दिल्ली पुलिस में ये वैकेंसी काफ़ी कम है। अगर आप दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को देखें, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में मेल में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर वैकेंसी आपको दे रखा है। जनरल में 45 है, ओबीसी की 24 है, एससी की 13 है, एसटी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है। कुल मिलाकर 101 का चढ़ावा दे दिया गया है। ऐसे ही एक सर्विसमैन की 7 है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है बाकी सभी कैटेगरीज की है। तो कुल मिलाकर 125 वैकेंसी है मेल के लिए, और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 61 वैकेंसी है यहाँ पर महिलाओं के लिए। बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, और वो सीआईएसएफ में आया हुआ है यहाँ पे। 1600 के करीब में यहाँ पर वैकेंसी, आप अगर यहाँ देख सकते हैं तो। और इसका भी हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा बाइफर्केशन कर रखा है कि यहाँ पर किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी, किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, और किस पोस्ट में। बीएसएफ में अगर वैकेंसी है 892, तो मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, उसमें जनरल कैटेगरी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, ओबीसी का कितना है। ये हमेशा की तरह कंप्लीट पीडीबी का जो पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाई आदित्य रंजन से मिल जाएगा, और वो टेलीग्राम आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम के पीडीएफ से मिल जाएगी, और उसका पूरा फायदा उठाइएगा। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जाहिर सी बात है काफ़ी वर्ग के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके मन में इच्छा होगी यहाँ पर कि हम जो है क्या इसे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो इसकी एज लिमिट है वो यहाँ पर 20 से लेकर 25 साल तक है, और ये जो एज की काउंटिंग की फैक्टर जो यहाँ पर देखा गया है, वो यहाँ पर देखा गया है 1 अगस्त से लेकर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कि 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में जो है अगर आपका एज आता है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन को जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि इन्होंने एज लिमिट जो काउंट किया है वो 1 अगस्त 2024 को काउंट। अभी आपने देखा कि जो सिलेक्शन पोस्ट का आपका पेपर आया था, उसमें यहाँ पर जनवरी में काउंट किया गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है अगस्त को काउंट किया गया है, जो कि एसएससी अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन में चल रही है। और इसके लिए हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको मास लेवल पर ट्विटर कैंपेन पर भी लेके जाएंगे, और सभी बच्चों के सहयोग के माध्यम से यहाँ पर जो है वापस उसी डेट को कराएंगे जो कि उचित रहेगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे बच्चों का नुकसान है। बहुत बच्चे ऐसे थे जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी फॉर्म आने के बाद में पता चला कि वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो हम लोग इसके लिए नहीं रुके। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर कि एसआई के पोस्ट पर क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो देखिए कांस्टेबल की जो बहाली आती है कई बार 10वीं लेवल पर होती है, कई बार 12वीं लेवल पर होती है। अभी आपने रेलवे में देखा
कि आरपीएफ की जो आई है कांस्टेबल की बहाली वो 10वीं लेवल पर है, और कई जगह पर ऐसा होता है 12 लेवल पर किया जाता है। लेकिन दरोगा की जो एसआई की वैकेंसी होती है वो हमेशा से शुरू से ही, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर मांगा जाता है। आपने ग्रेजुएशन जो है कहीं पर भी एक बढ़िया यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसके लिए योग्य हैं और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात जो है वो नहीं है, ठीक है। जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पर बोला गया सीधा सीधा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज 1/8/2024। जो डिग्री है वो आपकी इसकी पहले की होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में और सारी बातें, तो देखिए एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखना है। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस में दरोगा बनना, देखिए हमने कहा था ना, सीएपीएफ का अलग है कहाँ हिसाब किताब, जिसमें 5 डिपार्टमेंट है, और दिल्ली पुलिस का अलग हिसाब किताब। तो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और बाकी 5 डिपार्टमेंट के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। तो अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस एलएमबीवी के लिए बना सकते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस भी अलग अलग बनता है, 2 व्हीलर अलग बनेगा, 4 व्हीलर अलग बनेगा, आपका ट्रक का अलग बनता है। तो आपको ट्रक व्रक वाला नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर एलएमवी चाहिए, लाइट मोटरसाइकिल और कार के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप गश्ती में निकलते हैं, आपको कई बार सिचुएशन ऐसी होगी, गाड़ी चलानी पड़ जाएगी और आपको आता ही नहीं है, तो आप यहाँ पर चोर का पीछा कैसे करें? तो ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है, चलो वैकेंसी जान लिया, सब कुछ जान लिया, कितना है क्या है, लेकिन हम पढ़ाई करें तो किस सब्जेक्ट की करें? कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, कट ऑफ कितनी जाती है? तो सबसे पहले बताएं तो इसका जो सिलेक्शन होता है वो 4 चरणों में होता है। पहला स्टेप यहाँ पर आता है प्री का पेपर, और प्री के पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। इनके कितने क्वेश्चन हैं, क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, ठीक है। जब आप प्री का पेपर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में आपको पीईटी और पीएसटी वाले जो है यहाँ पर फिजिकल के पेपर को देना होता है। यहाँ पर क्या होता है, कहानी थोड़ी सी उल्टी है एक तरीके से, सारे पेपर होने के बाद में फिजिकल नहीं होता। यहाँ पर दिल्ली पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट ने बड़ी चालाकी दिखाई है, उनको ये बात अच्छे से पता है कि प्रोसेस को इतना लंबा क्यों करना। प्री का पेपर बच्चों से दिलवाते हैं, उनका सीधा फिजिकल का टेस्ट करवा देते हैं। जो फिजिकली फिट बच्चा होगा वो आएगा और यहाँ मेंस का पेपर देगा, और मेंस में इन्होंने सिर्फ इंग्लिश का पेपर रखा हुआ है। उसके बाद में डायरेक्ट आपका मेडिकल होगा और आपको आपकी नौकरी दे दी जाए। इसीलिए मैंने शुरू में एक शब्द कहा था कि सीजीएल में काफी बड़ी कंपटीशन है, भारी मात्रा में वहां पर लोग जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन वहां पर सिलेक्शन के रेशियो कम है। और यहाँ पर अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और अगर आप फिजिकली फिट हैं, तो आपकी नौकरी के चांसेस ज्यादा है। खुद हमारे गुरुकुल के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई बार सीजीएल में अप्लाई किया, लेकिन कम स्कोर के कारण वो रह जाते थे। लेकिन जब उन्होंने सीपीओ में अप्लाई किया, मैं स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक लड़की ऐसे ही थी यहाँ पे जिसका ऑल इंडिया रैंक बाद में 35 के करीब आया था, और उस लड़की ने जो है सीजीएल 2 बार ट्राई किया, उसका नहीं हुआ। लेकिन जब उसने सीपीओ की तैयारी की और डेडिकेशन के साथ में तैयारी की, बहुत अच्छे मार्क्स उसके नहीं थे प्री में, रैंक भी 50,000 के करीब में थी, लेकिन फिजिकल उसने जी तोड़ मेहनत करके निकाला, और मेंस का पेपर जब उसने तैयारी अच्छे से की, उसका ऑल इंडिया रैंक पूरे भारत में मेरे भाई 30 और 50 के बीच में था। काफ़ी लड़कियां थी यार, किसी का रैंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ये अक्सर देखा है बच्चों के अंदर में, पाया हुआ है कि जो बेचारे हारे सताए रहते हैं सीजीएल से, अगर वो फिजिकली फिट हैं तो इसके अंदर में बहुत प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी ले सकते हैं, और लोगों को ये बात पता नहीं, क्योंकि सारे पढ़ाकू लोग आके यहाँ छट जाते हैं, लेकिन जो फिजिकली थोड़े फिट होते हैं वो इसके चरण को पार करके यहाँ पर बढ़िया स्कोर करके नौकरी ले जाते हैं। अब इसमें एक एक स्टेप के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 के बारे में जाने, तो यहाँ पर जो है पेपर 1 के जाने के पहले हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर आपका ये 4 स्टेप हो गया है, तो चलो भैया आओ यहाँ पर स्टूडियो में आके हमें मिठाई खिलाओ सिलेक्शन का लेके, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव भी फील करना है शुरू से ही अपने आप को लेकर कि हाँ भैया हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन 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 थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में जान, क्वेश्चन कितने हैं, नंबर कितने हैं, क्या क्या बातें हैं, वो भी तो जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्री में कुल मिला के 4 पेपर हैं आपके, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया और इंग्लिश हो गया। यहाँ पर सवालों की संख्या होती है आपकी 50, और सीजीएल में 25 25 25 25, लेकिन सीपीओ में 50 50 50। तो काफी कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज होता है, लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर के पास मौका है हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का। सीजीएल में अब 30 क्वेश्चन पूछा है, 25 क्वेश्चन पूछा है, तो वो लिमिट है, कई बार कई सारे चैप्टर छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को, यहाँ पर हर एक सवाल एक एक नंबर का होता है, और यहाँ पर 200 क्वेश्चन 200 नंबर। पेपर होता है कितना, 2 घंटे का।
ऑफलाइन में ये पेपर नहीं होता, ऑनलाइन मोड के लिए पेपर होता है। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 के बराबर में होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो जब आप प्री का पेपर दे देते हैं तो प्री के पेपर के बाद में तब जो है आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर नोट है, और यहाँ नोट है कि यही नेगेटिव मार्किंग जो मैंने आपको बताया था 1/4 करके गलत क्वेश्चंस के लिए। समझ गए ना? अब छोटी सी बात यहाँ समझिएगा, प्री का पेपर आपने दे दिया, प्री के पेपर के बाद में फिजिकल आता है और फिजिकल के बाद में मेंस आता है। लेकिन हम चूंकि पढ़ने वाली चीजें हैं तो हम साथ में ही बता देते हैं। जब आप मेंस यहाँ पर देने जाते हैं तो मेंस में यहाँ पर चारों सब्जेक्ट ना पूछ के सिर्फ एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, और वो है आपका इंग्लिश। 200 सवाल होते हैं, 200 नंबर का होता है, और 2 घंटे का पेपर। प्री भी हो या मेंस भी हो, दोनों में नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की ही होती है। जो कट ऑफ आधारित होता है, जो मेरिट बनती है, वो आपकी प्री और मेंस के पेपर पे बनता है। यानी 200 नंबर का प्री, 200 नंबर का मेंस, 400 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी में आपका सिलेक्शन। ठीक है। जो एनसीसी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी यहाँ पर होता है और कुछ बोनस भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर कोई एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प है, और अगर उसके पास में सी सर्टिफिकेट है तो उसको 10 नंबर का एज मिलता है, बी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर का एज मिलता है, और ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर का मिलता है। हालाँकि हाल-फिलहाल मैंने ऑल इंडिया रैंक 5 जो है राकेश कुमार करके, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उनको भी यहाँ पर जो है मार्क्स का एक एज मिला था, क्योंकि बचपन में उन्होंने एनसीसी जॉइन कर लिया था और उनके पास में सर्टिफिकेट था, तो वो नंबर उनको मिला जिसके चलते जो है उनका काफ़ी अच्छा रैंक है। तो इसीलिए बचपन में जो थोड़ी मेहनत करते हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा इसका मिल जाता है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो दूसरा जो चरण हो गया, जैसे मैंने कहा ना, प्री क्वालीफाई करने के बाद में आपका फिज़िकल का टेस्ट हो। तो ये फिजिकल में क्या है, तो दो चीजें हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब यहाँ पर आपके बॉडी का नाप, आपकी हाइट कितनी है, एक तरीके से जो है आपका आईसाइट कितना है, एक तरीके से आपकी यहाँ पर जो चेस्ट हो गई, और एंड्योरेंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप कितना भाग सकते हैं, और ये सारी बातें हो गई। इनके कभी कोई नंबर नहीं होता, कोई ज्यादा भाग गया कम भाग गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिफाइंग होता है और क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर, तो जैसे यहाँ पर देखिए, तरीके से समझिएगा बात को लेकर, चाहे आप यूआर हैं, ओबीसी हैं या एससी हैं, मेल में अगर आते हैं तो हाइट 170 मांगता है। पहली बात मेरे भाई, फिर से दोबारा बता देता हूं, अगर आपको सेलेक्ट होना है सब इंस्पेक्टर के तौर पे सीपीओ में, तो आपके लिए जो हाइट चाहिए मेल में वो 170 चाहिए, और फीमेल की जो हाइट चाहिए वो 157 चाहिए। उसके अलावा अगर आप गढ़वाली हैं, गोरखा हैं, मराठा हैं, डोगरा हैं, तो 5 सेंटीमीटर कम आपकी हाइट चाहिए, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 155 की हाइट। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 मेल में चाहिए और फीमेल में 154 चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम चेस्ट की बात करें तो कभी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पर पार्लियामेंट मिलिट्री में चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर मेल के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। एक होता है विथ एक्सपेंशन, एक होता है विदाउट एक्सपेंशन। कहने का मतलब, नॉर्मली अगर आप ऐसे सीना रखे हुए हैं तो 80 सेंटीमीटर, और अगर आपने सांस फुलाया और सीना को ऐसे थोड़ा ताना है तो 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कम से कम मांगता ही मांगता। हमने दिल्ली पुलिस का भी पेपर निकाला है, और हम सीजीएल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर भी हैं, तो हमारा फिजिकल हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर वहाँ पर जो है आपको चेस्ट अपना फुलाना ही पड़ता है। ये मिनिमम है, आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चेस्ट हो गया तो आपको ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, नंबर का कोई झोल मेरे भाई नहीं रहता है। तो बच्चों की सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये, हाइट कितनी होगी, तो 170 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है इसको। तो हमने क्या कहा था यहाँ पर कि स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया आपका अपना शारीरिक मेजरमेंट। उसके बाद आता है एंड्योरेंस टेस्ट। एंड्योरेंस का मतलब एक तरीके से भाग दौड़, आपकी ये सारी बातें हो गई। तो सबसे मेन जो होता है ना, देखिए 3 चीजें होती हैं यहाँ पर, 4 चीजें ओवरऑल अगर हम बात करें तो। एक तो आपको रनिंग करना होता है, दूसरा आपका हाई जंप होता है, तीसरा आपका लॉन्ग जंप होता है, और चौथा आपका शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकना होता है, लोहे का गोला होता है फेंकना। ये सभी बहुत आसान होते हैं, इसमें लोग नहीं फंसते हैं। शायद एक आधा पर्सन जिसकी किस्मत खराब होगी वो फंस जाएगा, लेकिन मेरे भाई जिसकी किस्मत अच्छी है वो नहीं फंसेगा वहां पे। सबसे कठिन जो होता है वो इसकी दौड़ होती है। और दौड़ में अगर हम बात करें तो मेल में 1600 मीटर की रनिंग है और 6.5 मिनट के अंदर में भागना है, और फीमेल की जो रनिंग है वो 800 मीटर की है और उन्हें 4 मिनट के अंदर में। ठीक है। एक तो ये बड़ी वाली रनिंग हो गई, और दूसरी जो रनिंग हो गई वो 100 मीटर की हो गई, इसमें दिक्कत नहीं आती है, ये क्वालिफाई हो जाता है। ये 16 सेकंड में मेल को भागना, 18 सेकंड में फीमेल को भागना है। लॉन्ग जंप जो हो गया वो इतने इतने मीटर का है, और 3 चांस दिए जाते हैं, पहले में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब आपका पेपर देने फिजिकल वाले दिन जाओगे ना, तो पहले ये होगा और उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों होते हैं। कई बार ऐसा होता है, इनमें थकान इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसमें बच्चा जो है फेल होने की संभावना होती है।
तो उस दिन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फिट रखना होता है, मोटिवेटेड रखना होता है, एक अच्छी डाइट लेके जानी होती है और हाईली एनर्जेटिक अपने आप को रखना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी आपके पास बोर्ड में है और जब ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी हम इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे। अब आपने पेपर 1 दे दिया, आपका फिज़िकल भी हो गया, आपने मेंस का भी पेपर दे दिया, बढ़िया स्कोर आ गया, कट ऑफ का आपको इंतज़ार है, लेकिन ठहरिए जनाब, अभी मेडिकल होना बाकी है। और मेडिकल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेडिकल थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपके आँखों का जो विज़न है वो 6/6 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जैसे आपका नौकनी तो नहीं है, दोनों घुटने सटे हुए तो नहीं हैं, पूरा पैर जो है वो प्रॉपर आपका ज़मीन पर सट रहा है कि नहीं सट रहा है। तो इसको लेकर मैं अभी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। जब आप इस चरण पे पहुँच जाएँगे ना, तो हाँ, फिर हम आपको एक वीडियो के साथ खड़े मिलेंगे और डिटेल में बताएँगे। कि अभी इसके ऊपर में ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर ये है कि मई के पेपर में आपका प्री कैसे निकलवाया जाए, उसके ऊपर में भी हम यहाँ पर आएँगे। ठीक है? तो ये सारी बातें हैं टैटू से संबंधित और ये आप पढ़ लीजिएगा जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो। अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर कि भैया ठीक है, बढ़िया बात है, आपने बताया 200 नंबर का प्री, 200 नंबर का मेंस, सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा यहाँ पे? तो अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो हम पिछले 4 सालों का आप लोगों के लिए कट ऑफ लेकर आए हैं। हमने कहा ना कि हम वीडियो थोड़ी लेट लाते हैं, लेकिन रिसर्च करके लेके आते हैं, हल्ला नहीं काटते। हमारी पूरी टीम तरीके से मेहनत करती है, एक-एक डेटा निकालती है और इसीलिए आपको सटीक जानकारी देती है। 100 वीडियो के बराबर हमारी अकेली वीडियो आपको मिलेगी। इसलिए आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि भारी संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको सटीक जानकारी मिल रही है, तो फिर से बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए चलिए यहाँ पे। दोस्तों अगर हम 2019 की बात करें तो वैकेंसी 2700 के करीब में थी। उसमें मेल का कट ऑफ 101 था, फीमेल का कट ऑफ 104 था और ये प्री की मैं बात कर रहा हूँ। और मेंस में जो 200 नंबर का पेपर था उसमें 153 और 205 के यहाँ पे करीब में था। मतलब ये पूरा मिलाकर आपका प्री प्लस मेंस की बात करें तो यहाँ पे। फाइनली जो मेरिट बनी है यहाँ पर वो हमारा इतने के करीब में बना है और ये मेल और फीमेल का है और जो मेरिट बना है वो एक सीआरपीएफ का मैंने दिया और एक दिल्ली पुलिस एसआई का दिया हुआ है। जैसे अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जैसे 2022 है, 4300 वैकेंसी थी। जब प्री का पेपर हुआ था तो मेल को 115 नंबर लाना था, इतने नंबर लाता तो प्री निकल जाता और महिलाओं को 126 लाना था तो यहाँ पर उनका प्री निकल जाता। जब प्री और मेंस के मार्क्स को जोड़ दिया गया 400 नंबर में, तो वहां क्वालिफाई करने के लिए मेल को 252 और फीमेल को यहाँ पर 288 की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितना चाहिए, तो 400 नंबर में जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 337 थी मेल के लिए और फीमेल के लिए जो थी वो कितनी थी, 324 थी। धीरे-धीरे अगर आप देखेंगे तो साल जैसे-जैसे बढ़ता गया है, कट ऑफ यहाँ पर आपकी बढ़ती चली गई है और कहाँ पहले 261 पे, यहाँ 323 पे सिलेक्शन होता था, अब 337 पे बात आकर बन रही है। क्योंकि कंपटीशन डेली बढ़ रहा है, लोगों के पास में रिसोर्सेज आ रहे हैं, साधन बढ़ते जा रहे हैं, पेपर का लेवल चाहे कितना भी बढ़ा लो, बच्चे पढ़ने वाले आ रहे हैं आज के समय में। ये नया भारत है, यहाँ लोग जो है अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है? और वो मेहनत कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है, तो इसमें एसएससी करे तो क्या करे? कट ऑफ की ज़िम्मेदार 2 चीज़ें होती हैं, एक यहाँ पर वैकेंसी और दूसरा यहाँ पर बच्चों की मेहनत, दोनों होता है। अगर अच्छा वक़्त मिलता है, बच्चे अच्छे तैयारी करते हैं तो कट ऑफ भागता है। इस बार में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है। अगर मेंस में समय मिल जाए तो शायद कट ऑफ जा सकता है। ठीक है। अब आपने कहा सर बहुत बढ़िया, सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया। एट द एंड में बात यहाँ पर आती है मोटिवेशन। और मोटिवेशन मिलता कहाँ से है? तो पैसा से। मोटिवेशन मिलती है नौकरी के फ़ायदे से। तो इस नौकरी में क्या फ़ायदा? अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो वो अपनी नौकरी छोड़कर क्यों इसे जॉइन करे? या अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई अलग-अलग जॉब को जॉइन कर रहा है, कल के दिन 3 सरकारी नौकरी निकल जाए, तो चूज़ करने में कैसे सहायक होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले बात करें तो ये एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और सीजीएल में जो सबसे मैक्सिमम जाता है वो 4600 4800 जाता है डबल ए का। यहाँ पर बात करें तो डियरेंस अलाउंस आपको मिलता है, महंगाई भत्ता जो हो गया। अगर आपको यहाँ क्वार्टर में रह रहे हैं तो आपका फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको उसका किराया मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिलता है, अगर आप गश्ती लगा रहे हैं तो आपको पेट्रोल का चार्ज मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सरकार जो है वो पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी। साथ में रिटायरमेंट के बाद में इसमें अच्छा खासा एक पेंशन भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप छुट्टी लेते हैं यहाँ पर तो वो पेड काउंट होता है। कई बार क्या होता है, आप छुट्टी ले रहे हैं उसका पैसा सरकार नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर छुट्टी लेंगे तो उसका भी पैसा यहाँ पर जो है वो सरकार देगी। सबसे बड़ी बात, साल में आपको 2 बार के लिए यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जाते हैं। एक गर्मी के यूनिफॉर्म के लिए और एक ठंडी के यूनिफॉर्म के लिए, और ये पैसा 8000 से 10000 के करीब में होता है, जिसमें यूनिफॉर्म, जूते और सब कुछ यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वही यूनिफॉर्म है, पहन रहे हैं लेकिन पैसा लेके अपना रख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है 2-3 हज़ार में यूनिफॉर्म बन गया, पैसा आ गया, बाकी अपना रख लिया। तो ये भी एक छोटा-सा पर्क है।
लेकिन इससे सबसे बड़ा जो पावर है और सबसे बड़ा जो पर्क है वो यहाँ पर ये है कि भैया ये जॉब बहुत पावरफुल है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालाँकि दिल्ली पुलिस वाले कभी किसी को कुछ समझते नहीं हैं, कारण सेंट्रल जॉब है। चाहे यहाँ पर कोई भी एमएलए हो, किसी भी पार्टी का हो, यहाँ पे सीधा उठा ले जाएँगे प्रोटेस्ट होता है तो। क्योंकि यहाँ पर जो सीधा ऑर्डर आता है वो केंद्र सरकार से आता है। बाकी राज्य पुलिस के साथ में थोड़ी-सी समस्या है। उनके साथ में ये है कि उनको जो है राज्य सरकार के अधीन में रह के काम करना होता है और कहीं पर उनकी पावर जो होती है वो थोड़ी दब जाती है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस में दिल्ली सरकार का यहाँ पर कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो उनके अधीन में नहीं होते हैं। जो भी होता है वो राज्य सरकार के अधीन ना होकर केंद्र सरकार के अधीन में हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन के बाद आप आईओ बनते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और ये एक अच्छी पोस्ट है। मतलब इसमें आपका पूरे एरिया में काफ़ी अच्छा पकड़ होता है, काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों से संपर्क आपके बढ़ते हैं, मल्टीपल केसेस पर आपको काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में हैं यहाँ पर तो हर नेता, मंत्री और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से आपके संपर्क बढ़ेंगे, तो एक अच्छे रिलेशंस यहाँ से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। एक और बात अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर हेवी वर्कलोड भी होता है। मैं थोड़ा-सा अगर 2 मिनट का आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, हेवी वर्कलोड की बात कैसे है? अगर आप दिल्ली में हैं, तो यहाँ बाकी शहरों के मुकाबले टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो कई बार आपको नेशनल इश्यूज़ पर भी काम करने का मौका मिलेगा और कई बार आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी आपको काम करने के मौके मिलेंगे। यहाँ पर आप अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके काम करने के अलग-अलग केसेस पे मौके मिल सकते हैं। कई बार आप एनआईए के साथ काम करेंगे, कई बार आप आईबी के साथ काम करेंगे, कई बार आपको ऐसा हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में रॉ को भी लीड देना पड़ जाता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जॉब है और मज़ा बहुत आता है, एडवेंचरस भी है। लेकिन उनके लिए जो एडवेंचर चाहते हैं, जो सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस की जॉब नहीं है। क्योंकि कभी दिन में ड्यूटी लग सकती है, कभी रात में। कई बार ऐसा भी हो सकता है, एक केस को अभी निपटा के घर पे जा रहे हैं, फ़ोन आ गया, वहाँ मर्डर हो गया, जल्दी भागो, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। यानी 24 घंटे की ड्यूटी भी लगातार हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन तक आपको आराम मिले, घर पे सो रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कोर्ट में हाज़िरी लगने लगी तो यहाँ पर बार-बार कोर्ट पहुँचना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बहुत मतलब थोड़ा हेक्टिक रहेगा। लेकिन अगर आप उस हेक्टिक के साथ जा सकते हैं तो आप कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आपको आगे किसी चीज़ की तैयारी करनी है, यूपीएससी की या कोई और एग्ज़ाम की, तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। इस बात को ध्यान में रखें। इसकी जो पोस्टिंग होती है, वो लाइफ़ टाइम दिल्ली में होती है। आप दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाएँगे, कहीं और पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो हमने आपको दिल्ली पुलिस के लिए बताया। इसके साथ-साथ हमें सीआरपीएफ, एसआई और बाकी चीज़ों के लिए भी हम आपको बता दें, तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है, प्रेस्टीजियस है और काफ़ी लोग इसमें भी जो है अपना एक तरीके से सिलेक्शन लेते हैं, पोस्टिंग लेते हैं। जो सीआरपीएफ, एसआई की पोस्टिंग होती है ऑल ओवर इंडिया होती है और बॉर्डर एरिया में भी इसका लोकेशन जो है वो इंक्लूड होता है। इसमें लाइफ़ को लेकर थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन हाँ, जॉब सिक्योरिटी है आपका यहाँ पे। ऐसे ही हमने बीएसएफ के लिए भी यहाँ बना रखा है कि बीएसएफ भी काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है और बीएसएफ का सीधा मैंने कहा था ना यहाँ पर कि ये बॉर्डर से संबंधित है, तो बॉर्डर पर ही आपकी पोस्टिंग मिलेगी। इसमें भी थोड़ा लाइफ को लेकर रिस्क रहता है और जॉब सिक्योरिटी होती है। ठीक है। सीआईएसएफ की भी बात करें तो इसकी जो पोस्टिंग होती है वो जनरली एयरपोर्ट पे होती है, हेडक्वार्टर पे होती है। अक्सर आपने देखा है कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लेकिन एक वहाँ पर बंदा होता है, शाहरुख खान से भी पूछता है आधार कार्ड दिखाइए। ठीक है, और वो फिर फेस मैच करेगा। तो वो कौन होते हैं? वो सीआईएसएफ वाले होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद जब केरला गया था तो वहाँ पर भी जो हमारे चेकिंग कर रहे थे, वो सीआईएसएफ के पर्सन थे और वो हमारे खुद ही स्टूडेंट थे। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सीएसएफ वालों की जो जनरली पोस्टिंग होती है वो एयरपोर्ट में होगी या फिर हेडक्वार्टर में होगी या मेट्रो स्टेशंस पर भी होगी। आप मेट्रो स्टेशन पर भी चेकिंग करते जितने देखेंगे, वो सारे के सारे सीआईएसएफ वाले ही होंगे। ठीक है, इसमें भी लाइफ को लेके रिस्क रहता है, लेकिन हाँ, थोड़ी जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर हम बात करें कि सर ठीक है, सारी बातें हम लोग जान गए, अब सिलेक्शन कैसे लें यहाँ पे? तो देखिए सिलेक्शन के लिए मैंने आमतौर पर 5 मूल मंत्र आपको बताए हैं। ज़्यादा बातें नहीं लपेटूँगा, 5 बातों के अंदर मैं पूरी बात आपको खत्म करूँगा यहाँ। सबसे पहले अपने समय का उचित सदुपयोग करिए। यहाँ पर आपके पास में रिसोर्स भरपूर है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। लेकिन जिस तरीके से रिसोर्स है वैसे ही आपके पास में डिस्ट्रैक्शन भी है। अगर आप मेरे भाई जो है ऑनलाइन देख रहे हैं, पता चला वीडियो देखने गए और कपिल शर्मा के शो पे पहुँच गए। ऑफलाइन किताब खरीदने का और वहीं से 4 घंटा जो है घूम के आ गए। तो ऐसा नहीं करना है। पेपर में काफ़ी कम समय है, तो अपने समय का सही उपयोग करेंगे, एक चार्ट बनाएँगे, दिनों की संख्या लिखेंगे, अपने टारगेट को सेट करेंगे, उसे पूरा करेंगे। हफ्ते के अंदर में 5 दिन पढ़ाई करना है, 2 दिन रिवीजन करना है और अपने टारगेट को सेट करके मई के पहले जो है बढ़िया तरीके से सिलेबस भी पूरा करना है और उसके बाद में टेस्ट भी लगाना है। इसीलिए मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। इतना भी समंदर मत बना देना कि पता चले कि अगले साल के मई में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने कहा, अपने समय को अपनी मजबूत एवं कमजोर विषय के अनुसार विभाजित कीजिए और प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए। मेरे से ईमानदारी से पूछोगे तो मैं बोलूंगा 10 से 12 घंटे पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास में समय नहीं है और इस समय का जितना सदुपयोग कर लोगे उतना बेहतर है।
उतना बढ़िया है भाई। सिलेक्शन कौन नहीं चाहता है, नौकरी कौन नहीं चाहता है। तो आप अपने आप को कैटेगराइज करिए, पता चले जो वीक सब्जेक्ट, अब मैथ्स किसी का वीक है तो ऐसा नहीं कि मैथ्स को एकदम छोड़ देंगे बाबू, सिलेक्शन हर सब्जेक्ट से होगा यहाँ पे, तो हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो फोकसाइज अभी जो करो वो यहाँ पर ये करो कि वीक एरिया है उसको ज्यादा समय देंगे, जो स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा कम भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कमजोर बेटे पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गणित एवं रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश और जीएस में नियमित रिवीजन जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? गणित की रिवीजन जो होती है ना वो प्रैक्टिस करके होती है। रीजनिंग की अगर हम बात करें ना वो सेक्शनल मॉक टेस्ट से रिवीजन होता है। लेकिन इंग्लिश में वोकैबुलरी हो गया, जीएस में स्टैटिक के पार्ट हो गए। ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, अगर आपने रिवाइज नहीं किया सारा गुलगोबर कर बैठोगे और सारा का सारा मेरे भाई भूल जाओगे। तो ऐसा मत करना। जितना हो सकता है उतने सेक्शनल मॉक देना, जितना हो सकता है उतने सेक्शनल क्विज देना, चाहे वो इंग्लिश के हो या वो जीएस के हो या कोई भी हो, मेरे भाई बहुत फायदा मिलेगा। इंग्लिश के क्विज के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूं, उसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, एसएससी इंग्लिश क्विज करके। पता नहीं उसका ओनर कौन है, मुझे नहीं पता वो एप्लीकेशन किसकी है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप अपनी सीपीयू में इंग्लिश की तैयारी उस एप्लीकेशन से मुफ्त में कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। मैथ्स के कैलकुलेशन को सुधारने के लिए मैथ्स ट्रिक नाम की एक एप्लीकेशन आती है, गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां से कैलकुलेशन का फायदा आपको हो पाएगा, ठीक है ना। और बाकी जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई करना और यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें आपको, तो ये हमारे बैचेस से आए हुए टॉपर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 2 सागर मिश्रा, ये पिछली बार के हैं। ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस लगे हैं, ये अपने ही चैंपियंस बैच के स्टूडेंट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 5 राकेश कुमार, ये सब इंस्पेक्टर इन्होंने लिया सीआईएसएफ में। उसके बाद अगर आपने देखा था तो सपना राणा ये दिल्ली पुलिस में लगी थी। और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जिनका आप सिलेक्शन देख पाएंगे, और सारे के सारे चैंपियंस बैच और हमारे वीओडी बैच से थे। हालांकि अभी आपके पास में समय कम है तो मैं आपको चैंपियंस बैच रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मई में आपका पेपर है, मार्च अप्रैल आपके पास में 2 महीने हैं। तो जितना हो सकता है उतना हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी, क्योंकि भैया हम आपका मैथ्स तैयारी करा पाएंगे अभी आपको, बाकी सब्जेक्ट के आपके बाकी टीचर्स कराएंगे। जैसे रीजनिंग में विक्रमजीत सर हो गए, इंग्लिश में प्रशांत सर हो गए, जीएस में हमारी पूरी टीम हो गई। मैथ्स का जिम्मा हमारा पूरा है। ऐसे कई सारे सिलेक्शन है मेरे भाई, ये सभी हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे हैं। इनके भी मन में सपना था, इन्होंने तैयारी की हमारे साथ लग के, हमने मेहनत किया, इन्होंने और मेहनत की, और यहाँ पर इनकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आई, और आज ये चेहरे पे मुस्कान लिए इस फोटो के अंदर में दिख रहे हैं आपको। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही आपकी भी फोटो लगे, तो बढ़िया तरीके से अगर गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस बैच से तैयारी कर सकते हैं मैथ्स की। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने मैथ्स इसके अंदर में कराया हुआ है, कंप्लीट मैथ है पूरा का पूरा, और एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। इनफैक्ट हर चैप्टर के मैंने टेस्ट भी दिए हैं, तो मैथ्स में टेस्ट लगाने के लिए कहीं और नहीं भटकना है। अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपकी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, मतलब भारत में जितनी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी की तैयारी होगी। और मैं आपके सिलेक्शन की इस बात की गारंटी दूंगा, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस खत्म कर लिए, सभी टेस्ट लगा लिए, तो आपका सिलेक्शन तय है, ये मेरे से आप लिखवा लीजिए। ये इस बात पे कह रहा हूं क्योंकि जिस ईमानदारी के साथ हमने पढ़ाया और बच्चों ने पढ़ा, उनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे अच्छी बात बताएं तो इसकी वैलिडिटी जो है मेरे भाई लाइफ टाइम है, आप लोगों के लिए हमेशा रखा है, कभी बिजनेस करने का उद्देश्य नहीं रहा। कारण अगर किसी बच्चे का सीपीओ में मान लीजिए नहीं भी हुआ, तो यहाँ पर अगर वो सीजल का पेपर देगा तो उसको फिर से बैच नहीं लेना, वो यहीं से अपना कंप्लीट करेगा और यहीं से अपना पेपर दे सकता है। ये बैच कहाँ से मिलेगा? तो एप्लीकेशन है हमारा आरजी विक्रमजीत करके, आप वहां से इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं डाउनलोड करके, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, इस पर संपर्क करेंगे। फीस इसकी 699 है, जिस दिन से मैंने लॉन्च किया था और आज तक है यहाँ पे 699 ही है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड करे और भारत के हर बच्चे के पास में मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच हो, ताकि वो गणित में पूरा स्कोर करे। मैथ सिलेक्शन दिलाता है मेरे भाई, और वहां पर आप नंबर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक भी नंबर को लूज करना। तो इस तरीके से बढ़िया से आप तैयारी करिए। बाकी मेरे भाई हमारे तरफ से कहीं पर कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, हम पूरी तरीके से आप लोगों के सपोर्ट में हैं, सहयोग में हैं, और हमेशा रहेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो समय है आपके पास में काफी कम है, और इस समय में हर कोई नौकरी चाहता है, हर किसी के मन में इच्छा है, ठीक है, एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने की। लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसके अंदर में दम होगा, जो अपनी रणनीति बाकी लोगों से अलग बना के रखेगा, जो डेली कुछ नया करेगा यहाँ पे, जो अपने आप को इवेल्युएट करेगा, जो अपने आप को डेली मार्कअप करेगा कि आज हमने कितना पाया, कितना। ये समय काफी कम है, तो इसमें आप अपना समय लूज नहीं कर सकते हैं। एक दिन की छुट्टी आप नहीं ले सकते हैं, एक दिन आप ज्यादा नहीं सो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो समय बंद अपनी जो है टाइम टेबल बनाइए, कम से कम 10 घंटे की सीटिंग आप लाइब्रेरी में जरूर लगाइए, ठीक है। और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करके अच्छे से पढ़िए करिए। हमारी और हमारी पूरी टीम की दोस्त आपके साथ शुभकामनाएं हैं। पूरे भारत में रैंक 2 लाना
आसान बात नहीं था, लेकिन उस लड़के ने लाया। अगला चेहरा मैं आपका देखना चाहता हूँ, अगला सिलेक्शन मैं आपका देखना चाहता हूँ। हम मेहनत करेंगे आपके लिए और हमने की है, और आप भी मेहनत करिए। और साथ में ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिए जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है मेरे भाई ना, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं स्पेशल वीडियो लेकर। ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।